हेलो गाइस, केम क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने ऑलरेडी दो टॉपिक इसके स्टडी कर लिए हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और सेल पोटेंशियल ईएमएफ ऑफ द सेल। क्लियर है नहीं है ये दोनों के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दोस्तों हमने कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और इसका रिप्रेजेंटेशन स्टडी कर लिया है। दूसरा टॉपिक इसमें आ जाता है दोस्तों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और ईएमएफ ऑफ द सेल से रिलेटेड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए भी हमने कंस्ट्रक्शन और उसका वर्किंग ऑब्जर्वेशन उसमें स्टडी कर लिए थे। इलेक्ट्रोड रिएक्शन हमने स्टडी किए थे लास्ट टॉपिक में। इसके बाद इसमें हमने स्टडी किया था दोस्तों ईएमएफ ऑफ द सेल और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर ही बेस्ड आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इसमें हमने मेजर दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। ईएमएफ से ही रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स नरस इक्वेशन। क्लियर है नहीं है? नरस ने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था किस किस के बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ और इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन के बीच में जो रिलेशन था उसको नरस इक्वेशन बोलते हैं दोस्तों। समझ आया? नरस इक्वेशन क्या रहेगा? ईएमएफ ऑफ द सेल और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बीच का एक रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ओके, नरस इक्वेशन को दूसरे वे में भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर ऑन द ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। ओके, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। क्या इफेक्ट पड़ता है जब कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, किसके ऊपर? ईएमएफ ऑफ द सेल के ऊपर। उसको नरस ने एक इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस किया था, दैट इज कॉल्ड नरस इक्वेशन। समझ में आया दोस्तों? तो आज का हमारा टॉपिक नरस इक्वेशन रहेगा। इसमें हम नरस इक्वेशन को एक सिंपलर फॉर्म में लेके आएंगे जहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। दोस्तों नरस इक्वेशन यदि मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करूं तो चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, न्यूमेरिकल्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जहां से बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल निकलने के चांसेस होते हैं। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थ्रू आउट न्यूमेरिकल्स की बात करें दोस्तों तो दो टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल जहाँ से नरस इक्वेशन से रिलेटेड है और दूसरा है दोस्तों फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर है नहीं है ये? इसके अलावा और भी है, कॉलार्स लॉ है न्यूमेरिकल से रिलेटेड, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं दोस्तों। लेकिन ये तो जो दो पोर्शन है, ईएमएफ ऑफ द सेल अकॉर्डिंग टू नरस इक्वेशन और दूसरा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी ज़्यादा चांसेस यहाँ से होते हैं न्यूमेरिकल से निकलने के। क्लियर है नहीं है? और बोर्ड एग्जाम में तो ज़्यादातर मीन्स हर साल नरस इक्वेशन से रिलेटेड फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल निकलता है। समझ में आया दोस्तों? तो आज हम नरस इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। इसके दो एप्लीकेशन है दोस्तों, ईएमएफ ऑफ द सेल का कैलकुलेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैलकुलेशन। तो दोनों एप्लीकेशन हम आज स्टडी करने वाले हैं। ओके, कंप्लीट वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नहीं है, हर डे बाय डे आपको नेक्स्ट टॉपिक के लिए वीडियो मिलता रहे। इसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। कब? जब आप उसको सब्सक्राइब करके चलोगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं आपका टॉपिक नरस इक्वेशन। एक चीज़ याद रखिए, नरस इक्वेशन जो है वो हमेशा रिडक्शन रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। क्लियर है नहीं है ये? नरस रिडक्शन रिएक्शन क्या रहता है दोस्तों? जैसे कोई भी ये मेटल आयन है एक्वस फॉर्म में, क्लियर है? रिडक्शन का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों? ये ms में। ओके, तो ये रिएक्शन कौन सी रहेगी हमारी? रिडक्शन रिएक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई प्लस इलेक्ट्रॉन है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या हो गया? रिडक्शन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यही ये माइनस इलेक्ट्रॉन करता तो क्या होता? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आया? इस इक्वेशन के लिए नरस का इक्वेशन क्या निकल के आता है दोस्तों कि ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस RT/NF नेचुरल लॉग ऑफ मेटल
का सॉलिड फेज में कंसंट्रेशन ओवर मेटल का दोस्तों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन। ठीक है, ये इक्वेशन नरस्ट इक्वेशन रहती है इस रिडक्शन रिएक्शन के लिए। ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन है, इसके लिए नरस्ट इक्वेशन क्या निकल के आया है ये दोस्तों। इसमें आप समझ लीजिए ये तो रहेगा ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ सेल दोस्तों। ये रहेगा इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। यहाँ पर दोस्तों आर रहेगा आपका सॉल्यूशन कांस्टेंट और इसके लिए वैल्यू रहती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है दोस्तों, टी यहाँ पर रहेगा दोस्तों टेम्परेचर कांस्टेंट ही लेके चलेंगे यहाँ पर हम, और इसको लेके चलते हैं 298 केल्विन। ठीक है, एन रहेगा दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, और एफ रहेगा यहाँ पर हमारा फैराडे कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू होती है दोस्तों 96,500 कूलाम। ओके, यहाँ पर एल एन नेचुरल लॉ के लिए मेटल का सॉलिड फेज में कंसंट्रेशन, मेटल का एक्वा सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन। ये कैपिटल ब्रैकेट किसको इंडिकेट करेंगे दोस्तों, कंसंट्रेशन को। समझ में आया, ये नरस्ट इक्वेशन रहेगा। अब इसको हम दोस्तों सिंपलर फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे कि भाई आर कांस्टेंट है, आर का वैल्यू पुट कर दें, एफ कांस्टेंट है, एफ का वैल्यू पुट कर दें, टेम्परेचर कांस्टेंट लिया है 298 केल्विन, इसका वैल्यू पुट कर दें, और नेचुरल लॉग को हम लॉग में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, यानी एल एन ऑफ एक्स क्या रहता है दोस्तों 2.303 लॉग एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा करके तो नए वैल्यूज़ क्या आएंगे इसमें हमारे, वो इक्वेशन निकल के आएगा सिंपलर फॉर्म में। ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस आर का वैल्यू है दोस्तों 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन, एन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं दोस्तों, एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना इस इक्वेशन में, तो एन तो एन ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई 96500 एफ के लिए वैल्यूज़, इनटू में नेचुरल लॉग को हम लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2.303 हो जाएगा ये लॉग ऑफ मेटल का सॉलिड फेज में कंसंट्रेशन दोस्तों, और मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन। क्लियर हुआ यहाँ तक? केवल वैल्यूज़ पुट किए, कोई एक्स्ट्रा चेंजेस हमने नहीं किया है। नहीं है, आर का वैल्यू पुट कर दिया हमने, टी का वैल्यू पुट कर दिया, एफ का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर 96500 कूलम, और यहाँ पर नेचुरल लॉग को हमने लॉग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इन चीज़ों का जब हम कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, इन चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस, इन चीज़ों को जब हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों ये चीज़ और ये, तो ये रिज़ल्ट निकल के आता है 0.0591 ओवर एन लॉग ऑफ मेटल का सॉलिड फेज में कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन। ठीक है, ये इक्वेशन सिंपलर फॉर्म आ गई है नरस्ट इक्वेशन का। और सिंपलर फॉर्म में ले जा सकते हैं कब, यदि सब्सटेंस आपका प्योर फॉर्म में है तो कंसंट्रेशन यूनिटी लेके चलते हैं। कंसंट्रेशन कितना रहता है दोस्तों 1। ठीक है, सॉलिड के लिए कंसंट्रेशन 1 रहेगा, तो ये इक्वेशन क्या निकल के आएगी, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 0.0591 ओवर एन लॉग ऑफ 1 ओवर मेटल इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन। ठीक है, दिस इज द सिंपलर फॉर्म ऑफ नरस्ट इक्वेशन, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नरस्ट इक्वेशन। ओके, ये सिंपलर फॉर्म में, इससे सिंपलर फॉर्म में, यानी यहाँ तक हर न्यूमेरिकल में इस इक्वेशन को आपने यहाँ तक तो लेके ही आना है।
क्यों ना इसको पहले ही सिंप्लीफाई कर लिया जाए। ओके, हमें कंसंट्रेशन जो भी दिया हुआ रहेगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या रहता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। वैल्यू पुट करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो देख सकते हैं, तो हमारा सेल पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। समझ में आया फ्रेंड्स? देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। नरस्टिफिकेशंस के एप्लीकेशंस स्टार्ट करेंगे हम। दोस्तों नरस्टिफिकेशन का पहला एप्लीकेशन आता है टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी हमें क्या निकालना है दोस्तों, ई सेल निकालना है। क्लियर है नहीं है ये? हम कोई भी सेल ले लेते हैं, कंसीडर ए सेल रिएक्शन इज, ये हमारा मान लीजिए कोई सेल रिएक्शन है, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में दोस्तों क्या बना देगा ये, Zn2 पॉजिटिव प्लस आपका Cu। ये कोई सेल रिएक्शन ले लिया हमने। इस सेल रिएक्शन के लिए फ्रेंड्स हमारा जो ईएमएफ रहेगा, या हम ये कह सकते हैं कि एनोड पर क्या रिएक्शन रहेगी, एनोड पर जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, पढ़ चुके हैं हम। एनोड पर क्या रिएक्शन दिखाएगा, ये Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। और एट कैथोड पर फ्रेंड्स, कैथोड पर क्या हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu में कन्वर्ट हो रहा है। नहीं है ये एक्वस फॉर्म में, इनका फिजिकल स्टेट और आप राइट कर लीजिए। क्लियर है नहीं है ये? और ईएमएफ का फॉर्मूला दोस्तों यहाँ आ जाइए। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या कहता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड नहीं है माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये फॉर्मूला है दोस्तों। क्लियर है नहीं है ये? अब ईएमएफ हमें सेल का निकालना है, तो ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल, कैथोड पर क्या है, कॉपर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर रहेगा दोस्तों। क्लियर है नहीं है ये? माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ क्या रहेगा दोस्तों, जिंक रहेगा। समझ में आ गया? क्योंकि जिंक के किस पर है, एनोड पर है दोस्तों। बताइए समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक। इस सेल रिएक्शन के लिए एनोड पर यहाँ क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ हुआ है आपका ऑक्सीडेशन, और इधर क्या हुआ है दोस्तों आपका रिडक्शन। नहीं है, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है हम जानते हैं, एनोड पर। रिडक्शन कहाँ होता है दोस्तों, कैथोड पर। क्लियर है नहीं है ये? ईएमएफ का फॉर्मूला हम लास्ट पीरियड में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल कैथोड माइनस एनोड। कैथोड पर कॉपर का इलेक्ट्रोड है, एनोड पर आपका जिंक के लिए, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड माइनस जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है नहीं है ये? अब ये कॉपर का जो सेल पोटेंशियल है, जिंक का सेल पोटेंशियल है, इसको हम नरस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। करना क्या है हमें, ठीक है, एक इसको हमने किससे लेके आना है, नरस इक्वेशन की हेल्प से दोनों को लेके आना है, और फिर इस इक्वेशन में पुट कर देना है, तो हमारा रिजल्टेंट ईएमएफ आ जाएगा सेल का। समझ में आया है? इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दूं। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम फ्रॉम नरस इक्वेशन। नरस इक्वेशन से स्टार्ट कीजिए भाई। कॉपर के लिए ईएमएफ ऑफ द सेल, कैथोड के लिए दोस्तों क्या रहेगा हमारा, Cu इज इक्वल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। नहीं है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस वो वैल्यू कांस्टेंट है 0.0591 ओवर दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हो रहा है कॉपर के लिए, 2 इलेक्ट्रॉनों का, तो 2 हो जाएगा। लॉग ऑफ दोस्तों कॉपर का सॉलिड फेज में कंसंट्रेशन ओवर कॉपर का एक्वस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन। ठीक है, ये कॉपर के लिए आ गया नरस इक्वेशन। सिमिलरली आप लोग जिंक के लिए कैलकुलेट करोगे,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Zn2 पॉजिटिव Zn, ठीक है, इज इक्वल क्या रहेगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn2 पॉजिटिव इंटू Zn। यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा दोस्तों 0.059। जिंक के लिए भी कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का, ओवर 2 लॉग ऑफ क्या रहेगा, Zn का सॉलिड फेज में कंसंट्रेशन, Zn2 पॉजिटिव का एक्वा सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन। बताइए यहाँ तक क्लियर है। नरस्ट इक्वेशन से ही हमने निकाला है कॉपर के लिए और जिंक के लिए। अब दोनों का जो ईएमएफ आ गया है उसको इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ओवरऑल सेल इक्वेशन में, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या रहेगा हमारा, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल, कॉपर का रख लीजिए पहले, इसकी वैल्यू दोस्तों ये है, नहीं है, क्या रहेगा कॉपर के लिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, नहीं है, -0.0591/2 लॉग ऑफ कॉपर सॉलिड फेज में, कॉपर आयोनिक फेज में, ठीक है। वैसे आप ये भी कर सकते हो दोस्तों, सॉलिड फेज में कंसंट्रेशन क्या लेके चलेंगे हम, 1, सॉलिड फेज में कंसंट्रेशन क्या रहेगी, 1, तो यहाँ पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ दोस्तों, 1 ओवर कर सकता हूँ, नहीं है, ये हो जाएगा हमारा, सिंपलर फॉर्म आ जाएगी। तो कॉपर के लिए ये हो गया हमारा, जिंक के लिए बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस के साइन के साथ ये माइनस हो जाएगा और ये दोस्तों प्लस हो जाएगा, नहीं है, इसमें जब माइनस की एंट्री होगी, माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn2 पॉजिटिव Zn, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 0.0591/2 लॉग ऑफ, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी, नहीं है, तो 1 पुट कर देता हूँ इसमें हम, Zn2 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में इसका कंसंट्रेशन। इज दैट क्लियर? ओके, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम इज इक्वल, इसको इसके साथ ले आइए, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर आपका माइनस के साइन के साथ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, ठीक है दोस्तों, समझ के चलेंगे अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस है, आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, माइनस यहाँ पर मैं कॉमन ले रहा हूँ 0.059/2, 0.059/2, ये चीज़ कॉमन ले लिया मैंने, माइनस आपका 0.0591/2, ये कॉमन ले लिया तो दोस्तों ये प्लस का हो गया और ये किसका हो गया, माइनस का, नहीं है, माइनस कॉमन ले लिया तो ये किसका हो गया भाई, ये माइनस का हो गया, ये माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस का हो गया, ये रहेगा तुम्हारा log 1/Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, ठीक है, और ये हो गया माइनस का log ऑफ 1/Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। बताइए यहाँ तक क्लियर है भाई? ओके, ये आ गया क्या हमारा, ईएमएफ ऑफ द सेल, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल, ध्यान देंगे, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल, इस पूरे को मैं ई नॉट सेल लिख देता हूँ, ई नॉट सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 0.0591/2, और दोस्तों ये हो जाएगा log m-n वाला फॉर्मूला, log m-n रहता है log m/n, ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ओवर
Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आ जाएगी। ये इक्वेशन किसके लिए निकल के आ जाएगी? जिंक कॉपर सल्फेट इस सेल के लिए, ठीक है। इस सेल के लिए ये EMF निकल के आ जाएगा। आप कंसंट्रेशन Zn2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव के लिए कंसंट्रेशन पुट कर दीजिए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉन रहेगा आपका, इस सेल में 1.10 रहता है। वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा? सेल पोटेंशियल आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों? तो इस तरह से EMF हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके। और कोई इस तरह से कोई भी आपका सेल होता है, जैसे एक जर्नल इक्वेशन में मैं आपको बता दूं, कोई भी जर्नल इक्वेशन है दोस्तों, ये तो हमने ये सेल लिया था, इस तरह की कोई इक्वेशन है हमारी, जैसे ये है A प्लस आपका B टू फॉर्म C प्लस आपका D। इसके लिए यदि हमें EMF निकालना होता है तो EMF ऑफ द सेल इज इक्वल क्या रहेगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 0.0591/n और लॉग ऑफ, ओके। क्या रहता है भाई? ये Zn2 पॉजिटिव का मतलब है ऑक्सीडेशन ओवर रिडक्शन। Cu2 पॉजिटिव मीन्स इसका रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन ओवर रिडक्शन। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ऑक्सीडेशन का कंसंट्रेशन ओवर रिडक्शन का कंसंट्रेशन। क्लियर है नहीं है? ये इक्वेशन आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों? और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई मैं, यहाँ से EMF ऑफ द सेल इज इक्वल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल 0.0591/n लॉग ऑफ C का कंसंट्रेशन की पावर C, D के कंसंट्रेशन की पावर D ओवर A के कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल a और B के कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल b। ये कंसंट्रेशन रखे हुए हैं, जो भी वैल्यूज़ होंगे कंसंट्रेशन के पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा हमारा? सेल पोटेंशियल आ जाएगा, ओके। एक बार देख लीजिए, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ये हमने सेल लिया था ZnCuSO4 सेल। सेल रिएक्शन क्या थी हमारी? Zn का Zn2 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन, Cu2 पॉजिटिव का Cu में क्या था हमारा? रिडक्शन था। एनोड और कैथोड रिएक्शन इस सेल में क्या निकल के आएंगे? जिंक का ऑक्सीडेशन होगा 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर, कॉपर का रिडक्शन होगा 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर। क्लियर है नहीं है? ये हमारा EMF का फॉर्मूला क्या होता है जब हम सेल पोटेंशियल निकालते हैं? कैथोड माइनस एनोड करके। तो EMF ऑफ द सेल इज इक्वल कैथोड, यानी कॉपर है कैथोड पर, माइनस एनोड, एनोड पर क्या है हमारा? जिंक का इलेक्ट्रोड। नरस इक्वेशन से कैथोड और एनोड निकाल लीजिए। नहीं है? नरस इक्वेशन क्या कहता है? दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए आपका कि EMF ऑफ द सेल इज इक्वल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 0.0591/n लॉग ऑफ सॉलिड में कंसंट्रेशन ओवर इलेक्ट्रोलाइट में कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर कॉपर के लिए क्या रहेगा? कॉपर का सेल पोटेंशियल इज इक्वल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस 0.0591/2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, लॉग ऑफ सॉलिड में कॉपर का कंसंट्रेशन ओवर इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर का कंसंट्रेशन। ऐसे ही किस में हो जाएगा दोस्तों? जिंक में, ओके। दोनों का वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में जो फर्स्ट इक्वेशन माना है, दोनों का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे और इसको सिंप्लीफाई करोगे, कैलकुलेट करोगे ना, मर्ज करोगे कॉमन वगैरह लेकर के, तो ये इक्वेशन निकल के आ जाएगा इस सेल के लिए कि EMF ऑफ द सेल इज इक्वल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 0.0591/2 लॉग ऑफ Zn2 पॉजिटिव ओवर Cu2 पॉजिटिव। कॉमनली कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ओवर रिडक्शन, दैट्स ऑल। ठीक है बहन, ओके। फ्रेंड्स, नरस इक्वेशन में हम सेकंड एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा हो गया ना, EMF किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसके बेस पर न्यूमेरिकल्स निकलता है दोस्तों। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड एप्लीकेशन, जिसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना सीखेंगे। कभी कभी रिलेशन की फॉर्म में भी पूछ लेता है कि EMF ऑफ द सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, ओके। तो उस फॉर्म में भी आप इसको ड्राइव करा सकते हैं, ओके। देखिए भाई, तो कैलकुलेट सेकंड एप्लीकेशन क्या है हमारा,
टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल। ठीक है, किसी भी सेल के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेके चलेंगे। कंसीडर ए सेल रिएक्शन, वही हम एक सेल रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। ZnCuSO4 सेल के लिए इक्विलिब्रियम रिएक्शन होना चाहिए। क्या बना देगा दोस्तों ये Zn2 पॉजिटिव प्लस आपका Cu नहीं है। इसके लिए दोस्तों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा, Kc। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कहता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। पढ़ चुके हैं 11th क्लास में चैप्टर में, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यानी Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन हो गया दोस्तों, और Cu का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई Zn का कंसंट्रेशन ओवर दोस्तों Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। ठीक है, सॉलिड फेज में प्योर फॉर्म में कॉपर और जिंक दोनों के लिए कंसंट्रेशन क्या होगा दोस्तों, ऐसे कह सकते हैं कि Cu का कंसंट्रेशन सॉलिड फेज में किसके बराबर रहेगा, Zn के बराबर कितना रहेगा 1। देन दोस्तों Kc क्या निकल के आ जाएगा, Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, ठीक है, ओवर Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। समझ में आया। ये प्योर फॉर्म में इनके लिए कंसंट्रेशन क्या रहती है, यूनिटी 1 रहती है। ये इनका वैल्यू 1 हो गया तो क्या बचा, Kc इज इक्वल Zn2 पॉजिटिव ओवर Cu2 पॉजिटिव, ये Kc रहेगा। ओके, इसी सेल के लिए अभी हम ड्राइव करके आए हैं नरस्ट इक्वेशन से। EMF ऑफ द सेल क्या रहता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 0.0591 ओवर 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हो रहा है इसमें। लॉग ऑफ क्या था हमारा, Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ओवर Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। समझ में आया नहीं आया, ये अभी हम ड्राइव करके आए हैं। इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं दोस्तों, इसकी जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, Kc पुट कर सकते हैं। और देखिए इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में एट इक्विलिब्रियम जो EMF ऑफ कैथोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड किसके बराबर रहता है दोस्तों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। इक्विलिब्रियम का मतलब है दोनों चीज़ें बराबर। क्लियर है नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो, रेट ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड के बराबर हो, तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड है। क्लियर है नहीं ये, तो कैथोड और एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर है तो दोस्तों देन ई सेल क्या निकल के आएगा, ई सेल जब ये दोनों बराबर है तो ई सेल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ई सेल का फॉर्मूला क्या रहता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। भाई ये दोनों बराबर हैं तो डिफरेंस क्या आएगा भाई 0। जब ये दोनों बराबर हैं तो डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका 0, यानी ई सेल क्या आ गया आपका 0। तो 0 पुट कर दीजिए इसमें, 0 इज इक्वल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 0.0591 ओवर 2 लॉग ऑफ व्हाट। भाई यहाँ पर हम Kc पुट कर सकते हैं, नहीं है इसकी जगह पर क्या पुट कर सकता हूँ Kc। और जब ये इधर आएगा या इसको इधर ले जाइए तो ये प्लस का हो जाएगा पूरा, और ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल 0.0591 ओवर 2 लॉग ऑफ आपका Kc। ठीक है, यदि हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल पता है तो हम Kc कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया, यदि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है तो हम क्या निकाल लेंगे, Kc निकाल लेंगे। ये सेकंड एप्लीकेशन हो जाता है दोस्तों। समझ आया। अगर रिलेशन की फॉर्म में अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें और आगे थोड़ा सा मैं रिलेशन की फॉर्म में भी इसको निकाल सकता हूँ कि ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल, इनको वैल्यूज़ में पुट कर दीजिए
ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है आपका RT/F और 2.303, इसका वैल्यू है ये 0.0591, ठीक है, इनका वैल्यू है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितने हो रहे हैं दोस्तों, यदि इस सेल की बात करें तो 2, नॉर्मल कोई भी सेल हो हमारा क्या रहेगा उसके लिए n, क्लियर है नहीं है ये। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा log Kc, इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमारा हो जाएगा, एक ही बात है वैसे तो नॉर्मली। हम स्टार्ट करते हैं, इसमें गिव्स एनर्जी से रिलेटेड है, फ्री एनर्जी ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, दोनों के बीच में कभी कभी रिलेशन पूछ लेता है भाई कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्लियर है नहीं है ये। तो अब हम कॉन्सेप्ट जो स्टडी करेंगे वो रहेगा गिव्स फ्री एनर्जी एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल के बीच रिलेशन। कभी कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और गिव्स एनर्जी तीनों के बीच का रिलेशन पूछ लेता है, तो वो हम इसके थ्रू ही लेके चलेंगे दोस्तों, क्लियर है नहीं है ये। लेट्स सी, गिव्स एनर्जी जो रहता है दोस्तों डेल्टा जी की फॉर्म में, वो रहता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। देखिए गिव्स एनर्जी का मतलब होता है कि वर्क डन बाय द, नहीं है, किसी भी सिस्टम में कितना काम हो रहा है, ओके, वो गिव्स एनर्जी की फॉर्म में काउंट होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो वर्क डन होता है वो एक्चुअली अपने आप में चार्ज ट्रांसफ़र होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। वर्क इज़ डन बाय द ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, तो वो क्या रहता है हमारा गिव्स एनर्जी रहता है। यानी गिव्स एनर्जी इज इक्वल क्या रहेगा दोस्तों, मैक्सिमम वर्क डन रहेगा, क्लियर है नहीं है ये। और वर्क डन दोस्तों, जो वर्क डन कैलकुलेट होता है वो दो फॉर्म में, नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ। यदि वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वर्क डन आपका क्या रहेगा, नेगेटिव, वर्क नेगेटिव रहेगा। और वर्क डन बाय ऑन द सिस्टम है तो डब्ल्यू क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा, क्लियर है नहीं है। यानी डेल्टा जी, यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल खुद में काम करता है भाई, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र कौन कराता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। तो W क्या रहेगा आपका, डेल G इज इक्वल क्या रहेगा, नेगेटिव, डेल W क्या हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव हो जाएगा इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, समझ में आया है। और वर्क डन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और समझ के चलेंगे दोस्तों, वर्क डन इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इक्वल होता है कि कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है और कितने सेल पोटेंशियल के साथ, कितने सेल पोटेंशियल के साथ कितनी अमाउंट में चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। वो उसका जो प्रोडक्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड वर्क डन, समझ में आया। वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, तो इसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी W इज इक्वल क्या हो जाएगा, -NF ई सेल हो जाएगा। और इसको हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं, डेल्टा G इज इक्वल क्या रहेगा हमारा, -NF ई सेल। और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी डेल G नॉट इज इक्वल क्या रहेगा, -NF ई नॉट सेल दोस्तों। तो ये रिलेशन आ गया हमारा गिव्स एनर्जी और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल के बीच में, समझ में आया फ्रेंड्स। और आगे इसको ले जा सकते हैं, अभी हमने इससे पहले वाला अभी हम ड्राइव करके आए हैं कि ई नॉट सेल किसके बराबर होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल होता है दोस्तों 0.059/n log ऑफ Kc के बराबर। तो ई नॉट सेल का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, डेल G नॉट इज इक्वल क्या रहेगा हमारा, -NF ओवर -NF ई नॉट सेल, -NF और ई नॉट सेल का वैल्यू ये है आपका, यानी -NF मल्टीप्लाइड बाई 0.059
591 ओवर n और दोस्तों log Kc। ठीक है, यहाँ पर आप इसकी वैल्यू जो मैंने अभी पुट की थी उन वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। डेल जी नॉट इज इक्वल क्या रहेगा हमारा, माइनस एन एफ मल्टीप्लाइड बाई ये रहता है दोस्तों आर टी ओवर एफ का वैल्यू है, ये आर टी ओवर एफ का वैल्यू है और इसमें 2.303 भी है। लॉग क्या रहेगा के सी, बचा क्या नीचे n, तो एन एफ से एन एफ कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यूज़ मैंने अभी निकाली थी पहले, कंफ्यूज नहीं होना। ये वैल्यू 0.059 के वैल्यूज़ हैं। ये आर 8.314 298 केल्विन 2.303 और 96500 का डिवीज़न, ये इसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या रहता है 0.0591। ऐसे लिख लीजिए या इस तरह से लिख लीजिए, एक ही बात है। हमने एन एफ को एन एफ से कैंसिल करना है तो डेल जी नॉट क्या रहेगा हमारा, एन एफ से एन एफ कैंसिल, आर टी 2.303 को ले लीजिए आगे, 2.303 आर टी और लॉग ऑफ दोस्तों क्या हो जाएगा के सी। ठीक है, ये हमारा रिलेशन आ गया के सी के लिए। और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ दोस्तों, डेल जी नॉट इज इक्वल बाई 2.303 लॉग क्या रहता है नेचुरल लॉग, यानी माइनस आर टी नेचुरल लॉग लिख लूँ एल एन ऑफ के सी, ये भी रिलेशन है। ओके, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में। समझ लीजिए दोस्तों, आज के लिए काफ़ी है। दैट्स ऑल।